सीटेट CDP टेस्ट सीरीज क्लास 13। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे क्योंकि आपको सेशन पसंद आता ही है और इसी वजह से एनर्जी भी मेरी अच्छी रहती ही है। देखो एक बार, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, वो जो अपनी समझ है, वो जो अपना बेस है, वो कहां से उसने डेराइव किया है, ये बता दीजिए फटाफट से। अगर एनसीएफ का सेशन ना देखा हो, सर्च करके पूरा पढ़ लेना। मैंने पूरी गाइडलाइंस बताई हुई हैं, क्या मेन गाइडलाइंस हैं 5 के बच्चे को क्या है, रोट लर्निंग यानी रटने से दूर लेके जाना है, लर्निंग विदाउट बर्डन करानी है, मतलब बच्चे पे बोझ नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में, एक एनरिचिंग आइडेंटिटी बच्चे की बने जो समाज और संस्कृति और देश डेमोक्रेटाइजेशन हो उस आइडेंटिटी का, इस तरीके की आइडेंटिटी बने, है ना। ये सारी चीजें बच्चे की होनी चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए आप बच्चे के वास्तविक जीवन से अधिगम को, ये बात कहता है एनसीएफ। और ये 2005 वाला एनसीएफ कौन से नंबर का है, ये 4th नंबर का है। सबसे पहले 1975, फिर 88, फिर ईयर 2000 और 2005। आंसर क्या होगा आपको पता है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। रचनावाद क्या बात करेगा, इसका नाम ही है कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद, मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इस बात पे फोकस होगा। कैसे, एक्टिवली बच्चा सक्रिय होकर के ज्ञान का निर्माण कर सकता है, मीनिंगफुल लर्निंग कर सकता है, एक्सप्लोर करके अपने एनवायरमेंट को सबके साथ सीख करके, इसी पर बेस्ड है आपका एनसीएफ। रचनावाद एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिससे प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर ये लोग बिलोंग करते हैं। ये सभी ये मानते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखा जाए। रचनावाद ये मानता है कि बच्चे को एक्टिव रखा जाए। ठीक है, कॉग्निटिव थियरीज, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, इन सब का इससे कोई संबंध नहीं है। क्लियर बात हो गई। व्यवहारवाद तो आदत डलवाने की बात करता है। कॉग्निटिव थियरीज जो है वो ब्रेन पे ज्यादा फोकस करती हैं, यहाँ एक्टिविटी की बात हो रही है। ह्यूमनिज्म मानवतावाद है ना, जिसमें हमने कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो की बात की है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। बताइए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, फटाफट से बताओ। बहुत ही बढ़िया, सब अपनी अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं यार। एनसीएफ 2005 जब ये कहता है कि बच्चे को एक्टिविटी करा के सिखाना है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन वो कर सकता है, रियल लाइफ से जोड़ना है, रटने से अलग हटाना है, रटवाना नहीं है। सिंपल बात है कि लर्निंग इज एक्टिव, ये नहीं होगा। लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। सामाजिक गतिविधि है, सब आप लोग साथ में मिलकर ही सीख रहे हैं। जब हम साथ में आते हैं तो और अच्छे से सीख पाते हैं। तो लर्निंग एक्टिव तो है ही, इसमें बच्चे का सक्रिय होना तो जरूरी है ही, आप एक्टिविटी कराएं। दूसरा ये सोशल कैरेक्टर है, सोशल है अपने नेचर में, मतलब ग्रुप्स में सिखाओ, पीयर ग्रुप में सिखाओ, कोलैबोरेशन करके सिखाओ, कोऑपरेशन करके सिखाओ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब सहयोग कराना है, साथी समूह के साथ सिखाना है, ग्रुप में टीचिंग करनी है, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो, फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हो, जहां भी बच्चा एक्टिव है और समाज में होकर के समाज की रियल प्रॉब्लम्स के लिए और रियल लाइफ के लिए सीख रहा है। दैट स्टैंड्स फॉर एनसीएफ, या फिर अच्छे के लिए ही वो स्टैंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 says अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है, बताइए। परमिसिव है, फैसिलिटेटिव है, अथॉरिटेटिव है, डिक्टेटोरियल है, मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाह है, बताइए एक बार, जवाब दीजिए। जवाब सुविधादाता, बिल्कुल। ये अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मानना है कि जो एनसीएफ है वो किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद पे, कि बच्चा रचना कर सकता है। कंस्ट्रक्टिविज्म को ही बिलोंग करते हैं प्याजे, वाइगोस्की और जेरोम ब्रूनर। फैसिलिटेटिव यानी सुविधादाता है, स्टेज सेटर है, बच्चा सीख लेगा, आप उसको मौका दीजिए, आप उसके लिए फैसिलिटीज या फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट बनाइए जहां आप उसके सपोर्ट के लिए तैयार हो, बट उसको हैंड होल्डिंग ना कर रहे हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप जो उसको मौका दे सीखने का, सुविधा दाता हो। परमिसिव होता है कोई कुछ भी कहता रहे, टीचर ही बैठ करके बच्चों से डांट खा रहा है, उल्टा हो जाएगा। अथॉरिटेटिव मतलब डंडा हाथ में, अधिनायकवादी भी सेम ही है, तो इनको नेगेटिव मानते हैं। डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए और डेमोक्रेटिक माहौल के लिए फैसिलिटेशन जरूरी है, सिर्फ सुविधादाता का काम करे बच्चा, लर्निंग अपने आप होती रहेगी अलग अलग ग्रुप्स और एक्टिविटीज के थ्रू। देखिए एक बार, रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लास इज टू, यानी एक शिक्षक का क्या रोल है, क्या भूमिका है एक कक्षा के अंदर। फटाफट से ऑप्शन चेक कीजिए और आंसर कीजिए। एक शिक्षक की भूमिका बता दीजिए क्लास के अंदर, फटाफट से आंसर करो। बच्चों को भर दे ज्ञान से वो शिक्षक, फॉलो जो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कराए, है ना, ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर राइट आंसर्स। बिल्कुल सही आंसर देना चाहिए बच्चों को और बिल्कुल जो नॉलेज है उसको भर दे स्ट्रेट फैशन में। फिर है प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशंस एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट,
इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्या करें, एक तो ऑथेंटिक लर्निंग जो स्थायी और विश्वसनीय अधिगम है, सोर्सेज हैं, सिचुएशंस हैं, उनको अवेलेबल कराए, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आपकी भी थिंकिंग जागृत हो सके। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको आंसर बता दिया काम खत्म हो गया, आपका भी थॉट उस पर जागृत हो सके, आप समझ सकें प्रॉपर चीज को, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप नॉलेज से फिल कर दें। बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है, ये बात हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी समझ रहे थे। बच्चों को आपको एक पौधे की तरह ट्रीट करना है, ना कि उसको एक खाली बर्तन के रूप में। नेक्स्ट है, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने से क्या हो जाएगा, मतलब डिसिप्लिन सब कुछ नहीं है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा यदि इंटरेस्ट है बच्चे का सीखने में। तो अगर आप इंटरेस्ट बना पाए, तो हम लोग यहाँ 7,500 लोग इंटरेस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं। कोई डिसिप्लिन, कोई जबरदस्ती है। मैं कई बार खुद लेट आ जाती हूँ, कई बार मुझे नहीं पता कौन लोग आए हैं, कौन लोग आज नहीं आए हैं, आप लोग खुद आते हैं। दैट मीन्स कि सीखने में मजा आ रहा है, जरूरी नहीं है स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ही हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में। फिर है ट्रांसमिट नॉलेज है ना स्ट्रेट फैशन, ये नहीं है बस भर दो बच्चे में नॉलेज, नहीं होगा उससे। नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कराना है, ऐसे मौके देने हैं जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके, हम थिंकिंग बीइंग्स बन सकें। ठीक है, बस एक्सेप्ट ना कर लें कुछ भी एज इट इज। Which one of the following best describes the role of textbooks in the classroom? यानी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा वर्णन, सबसे सूटेबल बात बुक के बारे में है ना, बताओ कौन सी होगी। टोपा लगाने का जी किया इसलिए लगा लिए, जल्दी बताइए। 5 का डी, इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो टेक्स्ट बुक के बारे में बेस्ट है, टेक्स्ट बुक के रोल के बारे में बेस्ट है? तो हम कह सकते हैं दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लासरूम। आज शाम भी मैं स्ट्रेटेजी में यही बात कर रही थी, किताबें क्या है, एक संसाधन के रूप में है, सब कुछ नहीं है बुक्स कि टीचर को सिर्फ चैप्टर वाइज बुक्स पढ़ाते जाना है और कुछ नहीं पता हो, इससे नहीं चलेगा। बच्चों को आपको सोचने का भी मौका देना है, एक्टिविटी का भी मौका देना है, उसको विजुअल एड्स भी यूज करने हैं, ऑडियो वाले भी यूज करने हैं, दोनों तरह के भी यूज करने हैं, मतलब हर चीज का इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है सिर्फ बुक्स ही सब कुछ है, सिर्फ सिलेबस खत्म कराना टीचिंग नहीं है। तो बुक्स वन ऑफ द रिसोर्सेज हैं, सर्वो सर्वा नहीं है, एवरीथिंग नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज में से, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन किताब है। ठीक है बात, होमोजेनिटी रहती है पूरे नेशन में। अरे यार, किताबों में भी आप देखते हैं कितना वेरिएशन है, सब जगह पे सेम सिलेबस नहीं हो सकता। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। इसके और भी तरीके हैं, करिकुलम प्रोवाइड कराता है गाइडेंस। ठीक है, दे फॉर्म द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन अ रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट। अब ये ऐसी बात हो गई कि जहां रिसोर्सेज ही नहीं है वहां पर वो होंगी, तो बाकी चीजें भी हो सकती थी, तो सेट नहीं बन पा रही है बात, एक लॉजिकल आंसर नहीं मिल पा रहा है। बुक्स की बात आएगी तो दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज, नॉट एवरीथिंग। मतलब बहुत सारे संसाधनों में से एक अच्छा संसाधन है किताब, पुस्तक अगर आप कहना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? बच्चों के विषय में कौन सी एक बात जो है वो सही है? पहला ऑप्शन है बच्चे क्या हैं, पैसिव रेसिपिएंट हैं, यानी निष्क्रिय ज्ञान के प्राप्तकर्ता हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, या फिर चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी वो एक्टिव एक्सप्लोरर हैं एनवायरमेंट के। बताइए एक बार फटाफट से। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बहुत बढ़िया बात है। एक्टिव एक्सप्लोरर्स में क्या समस्या थी ये बताना जरा, कौन सा? देखो आंसर यहां से चूज करना है, इसी बात की मैंने बात की थी, मैचिंग वाले क्वेश्चंस और कई सारे एक साथ चूज करने में आप गलतियां कर देंगे आते हुए भी। बच्चे पैसिव नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान में रखना। जहां भी पैसिव, निष्क्रिय कर दिया बच्चों को तो मतलब आपने रोबोट बना दिया, उनको बिठा दिया बस और भर रहे हो आप। ठीक, बच्चे को एक्टिव होना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, समस्या समाधान करता होगा तो अच्छे से सीख पाएगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है प्याजे ने। कल प्याजे वाइगॉस्की पढ़ के आना, प्याजे करेंगे कल शाम को प्याजे डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो कह सकते हैं ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, बी सी डी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो पेपर में ध्यान से ऐसा मत करना कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई लगा दो, यहां पे देख के मार्क करना, नहीं तो गलती निश्चित है। एक आध नंबर भी ऐसे चला जाएगा ना तो दिक्कत होगी फिर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नोइंग द नाइव कॉन्सेप्शंस दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कह देते हैं नाइव को। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है हर बार, ये मैंने इसी में शामिल कर दिया है क्योंकि इससे हम रिलेट कर सकते हैं। बताइए एक बार, नाइव कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे क्लासरूम में लेकर के आते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? 7th का सी कह रहे हैं आप लोग। नाइव कॉन्सेप्शंस, भोली अवधारणाएं कह लीजिए आप इनको, या जो भी आप कहना चाहें, वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं इनको, दूसरा नाम जो है इनका। ठीक, आप जानते हैं ये नाइव कॉन्सेप्शंस का मतलब है कि आपको पता है कि बच्चे कुछ गलत कॉन्सेप्ट लेकर के क्लास में आते हैं, उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं हो सकती हैं जो
लॉजिक के हिसाब से या साइंटिफिक हिसाब से, फैक्चुअल तरीके से जो फैक्ट्स ना हो, जो सही ना हो, वो उनकी ओपिनियन हो सकती है। उनको लग सकता है कि जब हम ट्रेन से जाते हैं तो हमारे साथ पेड़ भी चलते हैं, है ना, या फिर चंद्रमा की अपनी लाइट है, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें उनको लग सकती हैं जो उनको गलतफहमी हो। अब ये जो गलतफहमियां हैं ये हमें अपने एनवायरनमेंट से ही बिल्ड होती हैं हमारे, इनको आपको गलत नहीं बोलना। हमारा जो आज का तरीका है मॉडर्न वे का एजुकेशन का, हम इसमें इसको ऑल्टरनेटिव वेज कहते हैं, यानी बच्चों का भी सोचने का ऑल्टरनेटिव तरीका है, वैकल्पिक धारणा है उनकी। गलत धारणा नहीं कहेंगे इसको, नाइव कॉन्सेप्ट्स कहेंगे, यानी अभी अनुभव उतना नहीं है, अनुभव की कमी वाले कॉन्सेप्ट्स। नाइव उसी को बोलते हैं ना जिसमें अनुभव की कमी हो, एक्सपीरियंस की कमी हो, तो इनको नाइव कॉन्सेप्शंस कहेंगे या फिर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहेंगे। इनको रॉन्ग नहीं कहते और इनको हम एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम बच्चे को जान सकें कि उसके अंदर क्या क्या धारणाएं हैं और उनको कैसे ठीक कराना है, डिस्कशन के थ्रू या चैलेंज करके डिस्कशन में। यही इसका तरीका है कि आप डिस्कशन में सही जानकारी तक उसको पहुंचा दें, बजाय कि उसको डांटने के या गलत साबित करने के। ठीक है बात। तो नाइव कॉन्सेप्शंस जो बच्चा क्लासरूम में लेकर के आता है, अगर टीचर को ये बात पहले से पता होगी कि बच्चे कुछ गलत फहमियां लेकर के आते हैं, वैकल्पिक धारणाएं उनकी होती हैं क्लासरूम में, तो इससे फायदा क्या होगा ये बताइए। पहला ऑप्शन है पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल, मतलब टीचर का ही मोरल डाउन हो जाएगा इस बात से। ऐसा कुछ नहीं है, आप हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, आप सुपरमैन और सुपर वुमेन हैं एज टीचर्स। फिर है डज नॉट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, टीचर का कोई पर्पस सर्व नहीं होता इससे। भाई जो भी बच्चा लेके आता है ना, मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूं, बच्चा जो लेके आए ना क्लासरूम में वो अच्छा ही है, आपको उससे बिल्डिंग बनानी है, वो नींव है। ठीक, तो इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ये तो आपके ऊपर है, आप उसको यूज कैसे करेंगे। फिर है हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, यानी और अर्थपूर्ण ढंग से टीचर अपना लेसन प्लान कर पाएगा, ऐसे एग्जांपल्स ला पाएगा अगर उसको पहले से पता है कि बच्चों के दिमाग में ऐसी गलत अवधारणाएं हो सकती हैं। जैसा मैं आपको एक चीज बताती हूँ एग्जांपल देकर के, हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कर रहे थे अभी कल परसों, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें एक क्वेश्चन आता है, उसमें 8 प्रकार की गार्डनर ने बुद्धि बताई है, उसमें एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है। तो उसमें एक ऑप्शन आता है भटकाने के लिए कि गार्डनर ने कहा है 8 प्रकार के तरीके हैं सिखाने के। ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है जो आपके दिमाग में बन गया होगा इनडायरेक्टली ही, अपने आप ही, कि गार्डनर ने कहा होगा 8 प्रकार की बुद्धि होती है तो 8 प्रकार के तरीके होंगे और ये बात सही है, जबकि ये बात गलत है, गलत धारणा बन गई है आपके दिमाग में, ऐसा है ना। ये बात सही थोड़ी है, 8 तरीके थोड़ी होंगे सिखाने के सेवरल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बुद्धि के 8 प्रकार हैं। तो ये जो गलत धारणा, ऐसी अगर मुझे पहले से पता है कि ये धारणा आपके दिमाग में बन सकती है, आप लोग ये आंसर गलत करते हैं, दैट मीन्स मुझे अपना लेसन प्लान करने में आसानी होगी। अब मैं जानती हूं कि आप गलतियां करेंगे कहां, तो मैं आपका डाउट वही सॉल्व करके या उसको क्लियर करके चलूंगी या उस चीज पे और फोकस करूंगी, जैसे मैं अभी इसी क्वेश्चन पे अटकी हुई हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज क्लियर करनी है, इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है। ठीक है बात। तो कह सकते हैं कि टीचर को मदद मिलेगी ये जानने से कि बच्चों के दिमाग में कुछ वैकल्पिक धारणाएं हो सकती हैं जो सही ना हो, तो उनको ठीक करने के लिए, इनको गलत ना मान के विकल्प मानते हैं कि ऐसा भी सोच सकते हैं बच्चे। भाई सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये टीचर को हेल्प करेगा अर्थपूर्ण तरीके से अपने लेसन प्लान को बनाने में। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन हैम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग, हैम्पर नहीं करता, है ना, हर चीज आपके रिसोर्स के रूप में काम करेगी, टीचर के लिए तो एटलीस्ट। बच्चे के लिए आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैम्पर कर सकती हैं, आपका भेदभाव करना, आपका बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी या पार्शियल होना, या फिर हम कहें तो ये सब तो एक ही बातें हो गई खैर, या फिर हम कहें बहुत ज्यादा आप अथॉरिटेटिव हैं, पैसिव एक्टिविटी या टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रखते हैं, ये बच्चे के लिए हैम्पर कर सकती हैं। टीचर के लिए ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो नेगेटिव चीजों को या डिफिकल्ट चीजों को भी वो एक्सेप्ट करके प्लान करे। तो कभी भी ऐसा ऑप्शन जिसमें टीचर को आराम मिले उसको हम सही नहीं मानते। ये बात मैंने आज शाम की स्ट्रेटजी में भी कही थी। अ 3-year-old चाइल्ड होगा, अ 3-year-old चाइल्ड, देखिए एक बार अगर आंसर समझ में आ गया हो तो बताओ। 3 साल की बच्ची है जो ये कहती है कि मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट द मिल्क बूथ, यानी एक क्वेश्चन एक्सपीरियंस पे जरूर आता है बच्चे के अनुभव पे कि एक 3 साल का बच्चा ये कहता है कि जो दूध है ना वो मदर डेयरी पे ही बनता होगा, यानी मिल्क बूथ पर ही बनाया जाता होगा। अब इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इस बात का सही एक्सप्लेनेशन दे पाएगा? एज टीचर्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को समझ पाएं। बच्चे को आपको अपनी तरह नहीं देखना है कि जितना आप जानते हैं उसको भी उतना ही पता होगा, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, वो अपनी समझ बनाने में लगा हुआ है, तो उसको उसके तरीके से देखेंगे हम। ठीक, तो यहां पे बच्चे ने यदि ये कहा है कि 3 साल, यही खास बात है कि आपको मजाक नहीं उड़ाना होता बच्चे का, है ना, क्योंकि आपको समझना है उसको। अगर मैं बात करूं तो मिल्क जो है वो मिल्क बूथ पे बनेगा, या फिर मैं कहूं
मदर डेयरी पे बनेगा, ये बात 3 साल के बच्चे ने कही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये जो बच्चे का आंसर है, ये जो उसका उत्तर है, ये उसके अनुभव पर बेस्ड है, जो उसने दूध खरीदते वक्त लिए हैं। किससे? मिल्क बूथ से। मम्मी पापा के साथ गया होगा। या फिर द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउस। हमें क्या पता देखी है कि नहीं देखी, इसमें लॉजिक कहां है? और काउस ही देती हैं क्या दूध? भैंस भी हैं, बकरियां भी हैं। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू द चाइल्ड। जो परिवार है वो स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे पा रहा। 3 साल के बच्चे को दुनिया दिखा दें, हैं, हर चीज पता होगी उसे, जरूरी नहीं है। द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। ये कहना भी गलत होगा। 3 साल का बच्चा है, क्या चाह रहे हो उससे? देखो, कमियां आपको अपने सिस्टम में, अपने मेथड में ढूंढनी है और बच्चे के अनुभव को महत्व देना है। बच्चा जो भी घर से लेके आए, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो उसका अनुभव हो, चाहे वो उसका जो भी एक वंचित, अगर वो एक बैकग्राउंड से कुछ भी हो, वो आपके लिए धरोहर है। तो हम कह सकते हैं ये बच्चे के अनुभव पर बेस्ड है। जो उसने मिल्क बूथ से दूध खरीदते समय लिया था, उसको वही पता है कि हम जाते हैं मिल्क बूथ पे डब्बा लेके और वहां से दूध मिल जाता है। तो उसने अपने अनुभव के आधार पे बात बता दी।